Assalamu alaikum and welcome to Karvan Crafts Foundation. Today I have with me Noor Ijaz Chaudhry, who is a lawyer based here in Lahore, and she's going to be talking about a topic which I feel is of such importance, not just for women, but for the entire country progress. And it concerns the law. It concerns how we can take our laws and make them more accessible, create more awareness around them, especially for women, particularly in rural areas, because there's often complaints about there being no law and order and कानून की कोई इज़्ज़त नहीं करता. लेकिन अगर लोगों को कानून के बारे में पता ही नहीं है कि कानून कहता क्या है और कानून में क्या हकूक़ हक़ाइक़ हैं औरतों के, मर्दों के, पाकिस्तानियों के, तो फिर आप सिविल सोसाइटी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो अर्बन एरिया में हो या रूरल एरिया में हो. नूर, welcome and thank you so very much for being a part of today's conversation. Please could you tell us a little bit about your background? Thank you, Smith. Thank you so much for having me. It's a pleasure to be a part of this. And मेरा काम आज जितनी जगह ही पॉसिबल है काम करना है उन ख़वातीन को जिनको शायद क़वानीन के बारे में भी जानना और जानने की ज़रूरत है और इस बात को समझने की भी ज़रूरत है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड क़वानीन कैसे ऑपरेट करते हैं. मेरा बैकग्राउंड आई एम एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट. मैंने अपना मास्टर्स एज अ चीफ मीटिंग स्कॉलर SOAS लंदन से किया था. एंड आफ्टर दैट before going to SOAS, I was practicing as an associate advocate with Miss Asma Jahangir. And during my time there, बहुत से औरतों की मदद की, बहुत से औरतों को मिस मैडम आसमा को बहुत सेमिनल और बहुत की केसेस में असिस्ट किया, जिनमें से ऑरेंज पेइंग केस कोर्ट्स थे और डिसएनफ्रेंचाइज्ड खवातीन जो लोअर दीन में डिसएनफ्रेंचाइज्ड वोटर्स थी, जिनको वोट करने की इजाजत नहीं थी, उनके केसेस किए सुप्रीम कोर्ट में हम लेके गए. एंड एडवोकेट उसके बाद हम लोगों ने खवातीन के बहुत से हकूक एडवोकेट भी किए पॉलिसी लेवल पे. हमने पार्लियामेंटेरियंस की सतह पर काफी एडवोकेसी की. और अब मैं एक लॉ फर्म में काम करती हूँ, FG इब्राहिम हुसैन. तो कॉर्पोरेट लॉ फर्म है, लेकिन इसमें भी हम बहुत सी एडवोकेसी मेजर्स लेते हैं और बहुत सी ऐसी चीजें करते हैं जिसमें हम लोग औरतों के हकूक और उनके हवाले से जितनी भी आगाही फराहम कर सकते हैं करते हैं. राइट. नूर, आपने बड़ी एक अच्छी बात की है एडवोकेसी की. मतलब कि अक्सर दो मसले आते हैं. एक कि आवाम को क़वानीन के बारे में कैसे बताया जाए, ख़ास तौर पे औरतों को, कि उनके हकूक़ क्या है, क़वानीन क्या कहता है. और दूसरी बात आ जाती है इकोनॉमिक एस्पेक्ट की, द राइट फॉर वुमेन टू वर्क. अक्सर हमारे मुआशरे में बताया जाता है कि जी शादी से पहले जॉब कर लो, क्योंकि शादी के बाद पे जॉब करने की पता नहीं इजाज़त है या नहीं है, मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा. और लोग नहीं समझते कि इसमें ये नज़रिया जो होता है कि औरतों के लिए काम करना इट इज़ अ लग्जरी. People don't know that it's actually a right for women and that they hold the right to have that. So let's address the first question, please. कि how can we create awareness, Noor, about laws? How can we educate more people? मतलब क्या बिलबोर्ड्स पे लिखते हैं कवानीन, पोस्टर्स छाप के करें, किस तरह करें? वो डिस्कनेक्ट क्यों आता है कवानीन में और अवेयरनेस में? आपने बात एक बहुत अच्छी पॉइंट आउट की है डिस्कनेक्ट के हवाले से जी. और उस चीज से शुरू करते हुए डिस्कनेक्ट इस तरह पैदा होता है कि कानून आपका एक बड़ी टेक्निकल टर्म्स में लिखा जाता है, बड़े टेक्निकल अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है. एक आम इंसान जब इन कवानीन को पढ़ता है उसको समझ नहीं आती बिल्कुल. टर्मिनोलॉजी क्या है, ये पनिशमेंट क्या है. उसको एडवोकेसी मेरी नजरिए में ना सिर्फ ये है कि मैं अदालतों में जाकर लड़ाइयां लड़ूं खवातीन के लिए, बल्कि एडवोकेसी मेरे लिए दो सतह पर कोर्टरूम से बाहर एग्जिस्ट करती है. पहले कि मैं कानून को किस तरह से हर एक इंसान के लिए रीडेबल बना सकती हूँ, और दूसरी सतह पर कि जो पॉलिसी इन्फोर्सर है, जो आपका पुलिस वाला है, जो आपके ऑम्बड्स पर्सन है, जो आपकी जजेस हैं,
इनको मैं कैसे आगाही फराहम कर सकती हूँ इस मैनर में कि वो कवानीन की इन्फोर्समेंट को समझ सके, कि उनको सेंसिटाइजेशन हो कि हमने कवानीन को जेंडर सेंसिटिव लेंस से हमने कैसे इन्फोर्स करवाना है। मेरे बिल्कुल। लिए एडवोकेसी दो सतह पर कोर्ट से बाहर एग्जिस्ट ना करती है। पहली सतह की जो मैं बात कर रही थी, खवातीन को किस तरह से हम आगाही दे सकते हैं, एडवोकेसी कैसे कर सकते हैं, तो मेरे मानने में जो खवातीन के लिए बेसिक कवानीन है उनसे हमें शुरू करने की जरूरत है। वो क्या कवानीन है? क्रिमिनल लॉ, इनहेरिटेंस लॉ, फैमिली लॉ और आईनी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये जी। क्यों जरूरी है? क्योंकि खवातीन की जो बेसिक मसाइल जो शुरू होते हैं, जो कि घरेलू फैमिली स्ट्रक्चर से शुरू होते हैं, उनमें क्रिमिनल, इनहेरिटेंस, फैमिली, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। खवातीन को जब इन हकूक का आइडिया हो जाता है, जब इन हकूक को इन्फोर्स करवाने का प्रोसेस का आइडिया हो जाता है, तो मेरी नजर में उनके लिए एक जरिया बनना शुरू हो जाता है, उनको अपने एवेन्यूज का पता लगना शुरू हो जाता है। जी। तो जैसे कि, हाँ जी, नहीं, आप बोले बोले प्लीज। तो मैं इसी तरह कह रही थी कि जिस तरह से आप, और ये हम लोग पहले भी करते रहे, दिस इज व्हाट एजीएचएस लीगल एड सेल डज, इज कि आप मैन्यूल्स बनाएं। आप मैन्यूल्स बना के सिंपल लैंग्वेज में लिखें कि ये कानून है, और इस सही। कानून की इन्फोर्समेंट कैसे होगी कि आप उसकी एग्जाम्पल्स देके एक्सप्लेन करें। तो दैट इज वन काइंड ऑफ ट्रेनिंग और गाइड बुक जो खवातीन अपने साथ लेके चल सकती हैं। सही। सही। जेंडर ट्रेनिंग के हवाले से कोविड में हमने देखा कि जिस्मानी तशद्दुद के केसेस बहुत ज्यादा आने शुरू हुए, लेकिन उसमें हमने पुलिस का रिस्पांस देखा कि बहुत मिनिमल था। पुलिस ने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने प्रोसीजरल चीजों में खवातीन को फंसाना शुरू किया और कोई केसेस पे काम नहीं किया। अमल दरामद नहीं हुए, सही। किसी भी चीज पर उन्होंने सही। कोई काम नहीं किया। उसके लिए हम लोगों को ये करने की जरूरत है कि पुलिस के पास एनजीओ, पुलिस के पास रियासती इदारे जाएं और उनको ट्रेनिंग्स दें, उनको ट्रेनिंग मैकेनिज्म्स बताएं कि ये आपने करना, दिस इज जेंडर सेंसिटाइजेशन, कि आप उनको जाके ट्रेनिंग्स दें कि when someone from the other gender comes to you, they're already in a vulnerable position. You need to address them not in a manner कि आप उनको प्रोसीजर में फंसा दें. You have to facilitate. मेरी सही। नजर एडवोकेसी इन दो सतह पर एग्जिस्ट करेगी तो खवातीन और हर मार्जिनलाइज ग्रुप के जो हकूक हैं उनको, उनकी हम लोग इन्फोर्समेंट की तरफ जाना शुरू कर सकते बिल्कुल। बिल्कुल। नूर, हमारा काम जो होता है कारवान पे, हम लोग वी वर्क इन द रूरल एरियाज. Now, one of the biggest struggles that we find is working with the ecosystem. You want to do development work, but you don't want to upset the cultural, the societal values. So how do you go about it? Now, for us, when we come in and we say ki ji, there's a woman in a rural area and she wants to set up a small business using her embroidery technique, the societal backlash is almost inevitable कि नहीं जी, घर का काम इसने करना होता है. How can we work to take these laws and effectively translate them in a culture friendly manner on the rural ground? Manuals की तो आपने बात की है, but the assumption with manuals is कि they're for somebody who is literate. How do you deal with those who have not had the opportunity to go to schools? How do you take these concepts about laws, the right to work, and break it down on that level? What would you suggest? So in this situation, in the situation that you presented there, I understand that the right to, the ability to read and the ability to and the inability to read is perhaps a big barrier. Now the problem with this is, जी. now the solution to this is Karwan or anyone who does this Or kind any of work, development organization, हाँ. any development organization, what they can do is that they can start facilitating training in that particular area that people can attend on the basis of that manual. जरूरी नहीं है कि हर किसी को मैनुअल पढ़ना है. इट्स दैट कि कोई भी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जब जाती है तो आगाही फराहम करने के मुद्दे पे आप बात करें, लोकल से, लीडर्स से बात करें, लोकल एरिया के लोकल से बात करें, उनसे उनको ये समझाएं कि एक आईनी हक है जो खातून का लिखा हुआ है आपके आइन में, ये आप करेंगे, ये जरूरी है। अगर आप, और आप उनको बल्कि बाकायदगी से ये इनहेरिटेंस, फैमिली सक्सेशन की बिल्कुल. समझाएं, बल्कि वर्बली बेशक समझा दें, लेकिन
ये समझाना। और मेरी नजर में जो है, ये जो एरियाज के बड़े होते हैं या जो मेल्स होते हैं जिन्होंने कलेक्टिवली डिसाइड किया होता है कि अपने घर की औरतों को काम नहीं करने देना, तो उनको पीनल कॉन्सिक्वेंसेस का बताने से बहुत फर्क पड़ता है। तो इन चीजों को आइडेंटिफाई करके ये बताना कि जी अगर आपने अपनी बीवी को ना करने दिया या उसकी उसकी उसके हक की खिलाफ वर्जी की, तो इसका कानूनी इसका इसका पेनल्टी क्या है, पनिश सजा क्या है। इन चीजों से मेरी नजर में बड़ा फर्क पड़ता है। जब आप मर्दों को या जब भी ऐसे किसी बैरियर को समझाने की कोशिश करते हैं, तो मेरी नजर में आप ओरल ट्रेनिंग दें या कॉन्वर्जेशनल ट्रेनिंग दें, बट उस मैनर में दें जिससे आप उनको कह सकें कि जी देखिए अगर आप ये नहीं करेंगे तो इसका पिनल कॉन्सिक्वेंस। हाँ, हाँ, बिल्कुल। परहैप्स दिस अ स्टार्टिंग पॉइंट। ऑब्वियसली मैं एज अ लॉयर ये डिक्टेट बिल्कुल भी नहीं कर सकती कि सोसाइटल बैकग्राउंड, सोसाइटल एटीट्यूड को कानून कैसे चेंज कर सकता है। नहीं, कानून तो सिर्फ नहीं, सोसाइटी के से निकलता है, सोसाइटी और बिल्कुल। कल्चरल वैल्यूज को अकाउंट फॉर करके निकलता है। तो मैं उसमें जो एक हमारे पास लीवे है या उसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, मैं उस पर एक तबसरा कर सकती हूँ। लेकिन सोसाइटल बैकग्राउंड, सोसाइटी को बिल्कुल। ये डिक्टेट करते करना कि कैसे सोसाइटी ऑपरेट करेगी, उसका शायद मेरे पास भी आज तक जवाब नहीं है। नहीं, एब्सोल्युटली। नूर, क्या आपको लगता है कि जहाँ तक डेवलपमेंट का वास्ता आ जाता है कि इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट सेक्टर टू वर्क हैंड इन हैंड विद द लीगल सेक्टर टू क्रिएट अ साइकिल ऑफ नॉट जस्ट फीमेल एम्पावरमेंट बट ऑल्सो लीगल awareness? Do you feel that that is the way forward for the private sector and the NGO sector to come together? मुझे तो ऑनेस्टली लगता ही नहीं है द डेवलपमेंट सेक्टर कैन मूव फॉरवर्ड विदाउट द लीगल सेक्टर। दे बोथ हैव टू गो हैंड इन हैंड। अगर आप एक खातून को और उसके इर्द गिर्द जितने भी बैरियर्स हैं उनको ये बात नहीं समझाई जाएगी कि जी देखिए ये काम करेंगी या ये इस मैनर में काम करेंगी तो उनकी एम्पावरमेंट है, तो आप एम्पावरमेंट का सवाल नहीं उठा सकते। आपको पहले ग्राउंड वर्क ये करने की जरूरत है और ग्राउंड वर्क के ऊपर फिर आप किसी तरह की बिल्डिंग बेस कर सकते हैं। डेवलपमेंट सेक्टर्स बिल्ड are in the process of constructing buildings without laying down the base. Now, this base, that is legal awareness, is crucial to the very idea of female empowerment, because Right. the way in which your laws protect you are fundamental to how you can utilize anything that the development sector chooses to give you or any sort of facility that they choose to give. एंड फिर आपको अपने जुमरे का पता लग जाता है, आपको पता लग जाता है कि आपकी जो आप अपने अपने हक को असर्ट कर सकते हैं, आप अपने बुनियादी हक को असर्ट कर सकते हैं, वो किस जुमरे में रह के कर सकते हैं। कानून की जानकारी बहुत जरूरी है इस डेवलपमेंट के काम से पहले। तो मैं Right. बल्कि हर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को यही अर्ज करूंगी कि इससे पहले आप एक सर्वे या एक्सरसाइज लें, कॉन्वर्जेशनल ट्रेनिंग लें, जिससे आप पहले इन्फोर्समेंट कर सकें या आइडिया ले सकें, जायजा ले सकें कि किस काम की जरूरत है, किस काम को बहुत ही एक नॉन वो निगोशियबल एक है, रूरल एरिया में नॉन निगोशियबल काम है, कौन से काम बिल्कुल निगोशियबल है जिन पे काम हो सकता है, ये सारे। और फिर कानून क्या बोलता है इन सबके बारे में, उसकी आगाही देना, ये Say, डेवलपमेंट बुनियादी काम मैं समझती say, absolutely. No, we often talk about female empowerment and female awareness, but I find, and this is, you know, a lot of people think very differently, but I find that one has to educate men about these things as well, without making men aware of the rights of the females in their family or in their society. I don't think much progress can be made. Would I be incorrect in saying that? एब्सोल्युटली नॉट। जैसे अभी हम पहले भी बात कर रहे थे ट्रेनिंग्स के हवाले से, कॉन्वर्जेशन के हवाले से, मेरी नजर में औरतों से ज्यादा तो बल्कि कॉन्वर्जेशन मेन के साथ करना जरूरी है, क्योंकि दीज आर द बैरियर्स टू एनी वुमन्स एबिलिटी टू वर्क एंड देयर राइट टू वर्क। Right. ये बात समझाना, ये बात बल्कि मेरी नजर में समझाना बहुत जरूरी है कि आजकल के दौर में, आजकल की इकोनॉमी में, लेकिन कानून में तो जो लिखा है, लेकिन अगर आपकी बीवी काम नहीं करेगी तो आपका घर नहीं चल सकेगा। ये बात की आगाही देना, ये बात असर्ट करना मर्दों के सामने, जब तक आप ये चीज असर्ट नहीं करेंगे तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि जितनी भी चांस ऑफ सक्सेस आर डियर टुवर्ड्स वुमेन विल नॉट वर्क। आप जब तक उनके घर के मर्दों के खिलाफ या आप उनको असर्ट नहीं करते उनके ऊपर एक आइडियोलॉजी, या जब तक आप उन मर्दों जो
उस एरिया के मर्द जिस तरह भी वायलेंस, इकोनॉमिक वायलेंस कमिट करते हैं, खवातीन के पैसे ले लेंगे अपनी बीवियों के, अपनी बीवियों बिल्कुल, को काम नहीं करने देंगे, ये सब कुछ बिल्कुल। इकोनॉमिक वायलेंस का हिस्सा है, डोमेस्टिक वायलेंस का हिस्सा है। जब तक आप उनको इस बात की नहीं आगाही देंगे कि ये क्रिमिनल है, तब तक आप जितना भी वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर ले, वो हाँ, पेपर वर्दी होगा बट नॉट प्रैक्टिकल। बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, क्योंकि वाक़ई में एक पूरी कम्युनिटी का के साथ काम करना पड़ता है। सिर्फ़ एक औरत के साथ तो नहीं काम करना, तो यू हैव टू वर्क विद द एंटायर कम्युनिटी। And that often requires a lot more than just speaking, Noor. That often requires having the input of a local person. But here's the thing that I struggle with, Noor, in this day and age where there is technology, where there is, अब तो खैर, unfortunately कानून बदल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया की एक्सेसिबिलिटी बहुत होती थी। अब डिजिटल फोरम्स पे how can we connect people to the law? What is the way forward, digitally speaking? Digitally speaking, so I think in a lot of pages, a lot of people are already taking this excellent initiative कि वो कानून को बल्कि सोशल मीडिया पे ले आते हैं, और बल्कि ले पर्सन टर्म्स में, जो मैं मैनुअल्स की बात करी थी, बल्कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की मैनुअल बना ली। जैसे कि जैसे अगर कोई भी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप बनाती है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाती है, कोई कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जहाँ पे कलेक्टिव एक्सेस डिजिटली अवेलेबल हो, तो वहां पे आप मैनुअल शेयर करें, वहां पे आप वॉइस रिकॉर्डिंग शेयर करें, so that there is a connect through social media, that you can put out any social media page, that you can put on any social media page and can be accessible for all. इस तरह की जब आप कोई भी इस तरह का आप इनिशिएटिव लेते हैं, तो मेरा मेरा मानना है कि सोशल मीडिया पे इसकी रीच बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसकी जब रीच बढ़ जाएगी तो हमारे लिए इस तरह से काम आसान हो जाएगा कि जब खवातीन खुद सवाल पूछने आती हैं, खवातीन खुद एडवाइस लेने आती हैं, उस हिसाब से फिर एक आइडिया भी हो जाता है कि इसको किस मदद की जरूरत है, और आप उसको किस तरह से आप उसको किस तरह से गाइड कर सकते हैं। और आइंदा की लेक्चर्स या आइंदा की ट्रेनिंग या आइंदा की आगाही में फिर आपको किस चीज को इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। मेरी नजर में आजकल सोशल मीडिया का ये बड़ा फायदा है। दूसरी चीज फायदा इस तरह है कि खवातीन हमेशा पुलिस के पास नहीं जा सकती, खवातीन हमेशा अपने गांव के बड़ों के पास या अपने वालदेन के पास नहीं जा सकते, लेकिन ये खवातीन जब किसी से सोशल मीडिया पे बात करते हैं, तो उनके लिए एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म भी क्रिएट हो जाता है, जहां से फिर उनकी बिहाफ पे कोई उनके निकले बगैर ही काम करना शुरू कर दे। तो मेरे मानने में ये सोशल मीडिया का बहुत बड़ा एडवांटेज है खवातीन के लिए। सही, सही, बिल्कुल। um, जैसे जैसे ये डिजिटल रेल्म बढ़ता जा रहा है, अवेयरनेस आती जा रही है, क्या आपको लगता है कि डिजिटल राइट्स के बारे में भी ख़वातीन को और मर्दों को भी बताना चाहिए कि द राइट, फॉर एग्ज़ाम्पल बात साइबर क्राइम के बहुत केसेस आ रहे हैं, ये डिजिटल के कनेक्टिविटी जो है, अक्सर देयर इज़ ऑलवेज दिस क्लैश ऑफ द कल्चर एज वेल, that if women have access to telecommunications, to the digital realm, they'll go out of control. They'll break the societal chains. Do you feel that along with the right to work, the laws related to commerce, there should also be awareness about the digital realm, ऑफ that कोर्स these आपको two are increasingly going hand in hand? तो ऑफ कोर्स कॉमर्स के हवाले से एक पाकिस्तान पर्टिकुलरली वन ऑफ द थिंग्स ऑफ द प्लान ऑफ डिजिटल पाकिस्तान वाज टू कन्वर्ट any commerce activity to sub to बिल्कुल, facilitate e-commerce particularly, and बिल्कुल, e-commerce का absolutely. boom, e-commerce का जो boom है, that is facilitated by digital freedom, by digital rights that the state has to afford you. जब हम पीका की बात करते हैं, हम बिल्कुल मानते हैं कि पीका की बहुत सी प्रोविजंस बहुत प्रॉब्लमैटिक हैं, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट की बहुत प्रॉब्लमैटिक है, समटाइम्स to work more to quell women's voices and victims and voices than help them. लेकिन उसके साथ साथ आई फील है डिजिटल प्राइवेसी, डिजिटल कवानीन, डिजिटल प्रोटेक्शंस पे काफी कवानीन की फॉर्मलाइजेशन पे काम किया जा रहा है। हमारी ई कॉमर्स पॉलिसी भी ई इंडस्ट्री को काफी हद तक रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। तो उसके हवाले से ये सारी चीजें जो पाकिस्तान, जो एक डिजिटल पाकिस्तान एनविजन करता है, ये डिजिटल फ्रीडम के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जब तक आप बिल्कुल, खवातीन को इस तरह के
आइडिया नहीं देते कि जी वो ऑनलाइन अपना बिजनेस कर सकती है, इस तरह से आपको स्टेट फैसिलिटेट करेगा, तो तब तक एक बड़ी इम्पॉसिबिलिटी सी क्रिएट हो जाती है कि आप औरतों को आप राइट टू बिजनेस दे सकें, राइट टू वर्क, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट ई कॉमर्स पॉलिसी रिमूव दैट आइडिया ऑफ मोबिलाइजेशन फ्रॉम विद इन, कि जहाँ पे मोबिलिटी नहीं है तो औरत काम नहीं कर सकती। इट रिमूव दैट, अब औरत अपने घर से बैठे हुए काम कर सकती है। दैट इज समथिंग दैट वाज never thought of in from say 5 years ago. So this mobility, that is newfound mobility, can only be first facilitated by digital freedom and a free and safe internet. A free and safe internet would mean that कोई औरत काम कर रही है, कोई भी औरत अपना पेज चला रही है, so there is no fear of sexual violence, there is no fear of intimidation, there is no fear that her work will be stolen from her, that there is Absolutely. an understanding by the state that she is a vulnerable party and that the state must protect her instead of punish her. These are some things that I think digital freedom mean. Unfortunately, right now, we see that the state perhaps is not acting in its fullest capacity to protect women from draconian digital attacks. But perhaps the state can learn that these attacks are also impacting those rural women who rely on social media, this newfound digital freedom, to facilitate their small businesses. And this is something of key importance. And other thing that बिल्कुल। I should add, another thing, I'm जी sorry, ज़रूर। one thing नहीं नहीं, I think प्लीज I प्लीज, द should add, फ्लोर इज ऑल योर्स, प्लीज डू, प्लीज डू। one thing I should add is that एंड हमारे पाकिस्तान में एक बड़ा एक आइडिया बना रहता है वर्किंग वुमन के हवाले से कि एक तो पहली वही चीज थी, वर्किंग वुमन है तो वो तो एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी टाइप से ताल्लुक रखती होगी। दूसरा ये है बिल्कुल। कि हम ये समझते हैं कि जो देहात की खातून है या जो कोई खातून गांव में काम करती है या कोई पढ़ी लिखी खातून नहीं है तो उसके पास कानून में कोई फ्रीडम नहीं, क्योंकि वो किसी एमएनसी या किसी फॉर्मल इदारे में काम नहीं करती। तो अगर उसका हरासा हो गया तो क्या होगा, अगर वो काम करते हुए जाते हुए कुछ उसके साथ हो गया तो क्या होगा। मर्द भी घर की ये सोचते हैं, हम लोग भी बैठे हुए सारे डेवलपमेंट सेक्टर वाले ये सोचते हैं। तो the one thing that I want to highlight in particular for all women is that the sexual harassment law of Pakistan that was promulgated in 2010, हम जब ये कहते हैं ना कि जी ये कानून तो देखें सिर्फ इदारों पे लगता है, देखें आपको पेप्सी वालों को लगता होगा, एमसीबी वालों को लगता होगा, देहात की खातून के पास या ऑफिस वर्कर की खातून पे कहाँ लगता होगा, ये एक डोमेस्टिक वर्कर पे कहाँ लगता होगा। इसके हवाले से मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि जब 2010 में कानून आ रहा था तो बल्कि इस बात पे एम्फोसिस फरमाया गया था कि ये तो उसके पास सुनने वाली खातून के लिए भी कानून। तो ये कानून का जो जुमरा है जो आज हम बनाते हैं वो बड़ा छोटा जुमरा है, इस कानून का जुमरा बहुत बड़ा है। वो हर उस औरत के लिए है जो काम करती है कॉन्ट्रैक्ट के साथ या कॉन्ट्रैक्ट में बगैर, ये डोमेस्टिक वर्कर के लिए भी है, ये उस होम बेस्ड वर्कर के लिए भी है जो घर में बैठे क्विल्ट बना रही होगी लेकिन उसको अगर हरासा किया जाता है, कोई क्लाइंट करता है या कोई एम्प्लॉय करता है तो वो ऑम्बड्स पर्सन के पास जा सकती है। हरासा जो है वो एम्प्लॉय किसी भी तरह के हो उन पे लागू है। बिल्कुल। ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है, वो होम बेस्ड वर्कर भी हो सकती है, वो मेरे घर में बैठी डोमेस्टिक वर्कर भी हो सकती है, वो किसी तरह की भी खातून हो सकती है, वो कपास चुनने वाली खातून भी हो सकती है। तो मैं हरासाई कानून के हवाले से सिर्फ ये क्लैरिफिकेशन देना चाह रही थी, क्योंकि एक बड़ा मसला ये होता है हमारी सोसाइटी में कि देखिए आप घर से लेके तो हरासा होगा तो फिर क्या करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल। चीज डर बिठा देती है, औरतें काम नहीं करती। तो इस बात पे मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ कि ये कानून अप्लाई सब पे करता है। अप्लाई इस कानून में एक प्रोटेक्शन भी है और आपके पास एक पंजाब में प्रोविंशियल ऑम्बड्स पर्सन भी है जिसके पास आप ये कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, मैं समझती हूँ हर औरत की कंप्लेंट नहीं करना चाहती, हर औरत इस चीज से नहीं गुजरना चाहती, इस सदमे से नहीं गुजरना चाहती, लेकिन इस बात की आगाही तो पहले जरूरी है कि ये एक प्रोटेक्शन अवेलेबल तो है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अब नूर, मसला ज़्यादातर आ जाता है कि अब स्कूल्स में भी बच्चियों को अवेयरनेस आ रही है अपने हकूक़ से, लेकिन वो सोसाइटी से आ रही हैं, जो मीडिया में वो देखते हैं, जो सोशल मीडिया में वो देखते हैं।
क्या आपको लगता है कि हमारा जहाँ तक मीडिया आ जाता है, देखिए डेवलपमेंट सेक्टर का जो काम होता है वो तो दैट्स कट आउट फॉर देम, द लीगल सेक्टर हैज़ देयर वर्क कट आउट फॉर देम. नाउ हाउ टू communicate all of that? Do you feel that social media has a responsibility of doing that as well? And so does, you know, our arts and our culture. For example, हमारे ड्रामे होते हैं. Do you feel that there is a need for these tools of communication? That's what they are. Whether it's social media, whether it's art, television, radio, do you think that they also have a responsibility to communicate all of this? First of all, though, I think before any sort of regulation or communication, I would just like to raise the query. I would just like to raise the question of this ban culture that our society propagates, which is the fundamental, I feel, basis for which हमारी society में आज जो हो रहा है. एंड जब भी हम बैन कल्चर करते हैं तो हम लोग क्लोज डोर्स के पीछे जो हो रहा होता है उसको पॉइंट आउट नहीं कर पाते. जब हम उस चीज को पॉइंट आउट नहीं कर पाते तो आप प्रॉब्लम नहीं निकाल सकते. तो वो सोशल मीडिया पे बिल्कुल. आए या टीवी पे आए या कहीं पे भी आए, वो उस प्रॉब्लम को एरेडिकेट नहीं करता. यू नीड टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम फॉर इट टू बी सॉल्व. There needs to be a conversation. That conversation can not only be done, that I feel that conversation can most candidly be done जब उसके ऊपर आप एक फ्रीडम छोड़ दें कि एवरीवन इज अलाउड टू कम्युनिकेट अबाउट इट. अगर जैसे बच्चियां जब ये सब कुछ हो रहा था ओवर द समर स्कूल्स के बारे में, तो द प्रॉब्लम दैट अरोज वाज कि बच्चों के खिलाफ डेफेमेशन केसेस होना शुरू हो गए. सोशल मीडिया पे वो जाने से डर गई, टीवी पे Yeah. जाने से डर गई. आगाही तो इस चीज से नहीं आती. आगाही आप इस तरह लाते हैं कि आप फैसिलिटेट करें हर विक्टिम को टू स्पीक आउट फर्स्टली, एंड सेकेंडली reduce this ban culture and idea of reputation, because Absolutely. I feel damage that our society. I feel that the more people actually get onto social media, that's when they'll begin to realize it's a learning curve, right? So you're learning, and then finally you begin to plateau. Okay, acha, what is acceptable, what is not acceptable? But again, that requires awareness of the law. For example, Exactly. our artisans, some of them have social media pages, and it's wonderful to see them because they're sitting in their villages, yet they have Facebook pages and they have Instagram accounts, and it's wonderful to see them doing well. And then when something like a social media ban comes, because for whatever reasons, for every 2 steps Noor taken forward, one feels that we're going back 3 steps. Absolutely. Nahin? I'll speak about, for example, the TikTok ban that happened yesterday. I cannot express Yes. to you. I started watching TikTok on a very for as a joke. Later, I started Yeah. using it very consistently, and I saw women who came from rural backgrounds, women with no discernible knowledge, education, started advertising their work themselves on TikTok and now are earning money. It was a source of livelihood that the state has taken away on the pretext of ban culture, and this is exactly what is harming our people the most. सो आपकी यूथ, आपकी औरतें, आपके यंग मैन एक पैंडेमिक से हिट मुल्क में ऑलरेडी जिसकी इकोनॉमी इतनी खराब है, अगर काम नहीं कर पा रहे, तो आपने उनसे वो भी जरिया छीन लिया जो सोशल मीडिया ने उनको दिया था 2-4 रुपए कमाने Exactly. के लिए. Absolutely. You hit the nail The on the law head. of And one of the the most land. interesting, it's the rural areas of Pakistan all over, not just Punjab, all over. It's the All over. rural areas that really hold the identity of the country in its craft, in its livelihood, in its, you know, field work में vote bank ज़्यादा है rural areas में. So I find you know, this is something that I can't understand कि आपकी majority of लोग जो हैं they're in rural areas, आपकी identities in the rural areas, and yet the rural areas are the most deprived ones of accessibility to law, accessibility to commerce, accessibility to education, and therefore I just keep thinking वही बात आ जाती है ना, the disconnect. Why is there such a horrific disconnect? I think the disconnect is more to do with class than it has to do with anything else. It's a matter कि आपको लगता है कि देहातों में लोगों को कानून जानने की जरूरत नहीं, because they're not worthy of the legal system.
आई थिंक ये कंसेप्शन मैंने देखा है कि हमारे सिटीज, हमारे मेट्रोपोल्स में बड़ी एग्जिस्ट करती है। एंड एक्सेसिबिलिटी टू लॉ की जब हम बात करते हैं तो हम लोग पॉजिटिव ड्यूटीज तो समझा ही सकते हैं लोगों को, लेकिन ऑफ्टन वी फॉरगेट टू टीच आवर पीपल एंड एवरीवन अराउंड अस कि नेगेटिव ड्यूटीज क्या होती है, कि व्हाट Right. मस्ट नॉट डू। And I think that one right now the state is in breach of most of its negative duties. It is harassing its people. It is, but in a lot of ways, the law is acting in a more constrained manner. I think the disconnect here is there is no disconnect in the idea that the state is now currently acting in a manner jahan pe fundamental freedom to conduct businesses, for example, to conduct work, or like to have an artistic expression I is think the difficult. state and society at large are really struggling to figure out the way forward. You know, this has been such unprecedented times, and of course, with the digital realm, I mean, in the private sector and of course in the public sector, everyone is now finding new ways to work. And when you have it on a nationwide basis, then it becomes a lot more difficult. But Noor, tell me something. How in the future can we, you know, how can we build bridges between the law and development further for the future reference? I know you mentioned manuals, I know you mentioned speaking to them, I know you mentioned that working at the community level and certainly working with men as well, which is a huge part of development. You cannot just focus on women alone. But now with this digital realm, do you feel that there is more of an onus on the legal sector to put out even more information out there, whether it's through YouTube or social media or through televised dramas or whatever? Do you think that there's more of a pressure on the legal sector? Okay, now you need to really do a lot more. Of course, there's pressure on the legal sector to do a lot more, but I feel that the law and legal and development sector now need to collectively work together to draft a framework for a digital, for a more, for a digital Pakistan that is accessible to all. And by that, I particularly mean the majority of Pakistan, that is the working class population. The law needs to work in terms of its drafting, in terms of its jurisprudence, in terms of how judges see digital Pakistan, in terms of how the state sees digital Pakistan. It should be operating on the less constrained side. It should not operate on the basis of bans. It should not operate on the Yes. basis of strictness, but on the basis of laxity and what concessions can we give to people. And secondly, the development sector needs to facilitate the implementation of these laws and these policies that lawyers and state makers and policy makers make, particularly if nothing else for the working class population of Pakistan, whom we benefit so much more. Yeah, absolutely. Nida, we're almost near the end of our session. Time ka pata bhi nahi chala. This is such a fascinating and interesting talk. Is there anything that you would like to add in terms of making the law accessible to women? What else needs to be done? Do you feel that girls need to be taught about it in school level? Do you feel that there should be more emphasis and interest on the basis of the state in terms of creating awareness for laws? So, this is me question. My question was, as a closing remark, was, do you feel that there should be more efforts on the part of the state in, you know, enforcing laws and making people aware of them? I think there needs to be more effort on the part of the state to not take away from its people. Yeah. That's the least Yeah. it can do. Absolutely. If nothing else, this is the least. That's the least. Yes. Absolutely. I mean, we have a long way to go, but at least small efforts are more aware and they want to know what their legal rights are. You know? Of course. So do you feel hopeful? I mean, you're the younger generation. Hum to khair, we're quite old now. So do you feel hopeful? I think today I don't feel hopeful. Today I don't feel hopeful. Yeah. Maybe a day when there is a stop on this ban culture, maybe I'll feel a bit better. But today I don't feel hopeful. Sure. Today I That's feel that
today I feel that a digital Pakistan is placed emphasis quote unquote on bans, and मेरी मेरे मुल्क में मेरे एज के लोग वर्किंग पॉपुलेशन से जो बिलोंग करते हैं, उनके पास आपने Yeah. कमाने का जरिया ही जब छीन लिया, तो मेरी नजर में ये एक ऐसा पाकिस्तान, एक तंग नजर पाकिस्तान है। और इस तंग नजर पाकिस्तान में किसी के लिए रोजी रोटी कमाने का जरिया नहीं है। इस तंग नजर पाकिस्तान में जब तक आप इस डिजिटल पाकिस्तान में इस तंग नजरिए को खत्म का खात्मा नहीं करेंगे, तो मेरी नजर में ना आपका रियासत बढ़ सकेगी, ना आपके शहरी पद पर बढ़ सकेंगे, और ना ही हमारा इंटरनेशनल सतह पर कोई हमारी जो इतना हमारा रिच कल्चर है वो जा सकेगा। और ये एक बड़ी सैड बात है, एक बड़ी दुख, एक बड़ी दुखी बात है। No, that's the thing. I look at your generation and I see how creative you are. I see how aware you are. At your age, I don't even think I knew my rights when it came to the nikah or marriage or work or anything. And so when I look at your generation, I see a lot of hope. You know, and I'm not talking idealistic, I'm far from being an idealistic person. But I do see that, yeah, this generation is really talking back. And so I feel very hopeful. Right now, I know things seem very bleak. I mean, YouTube ban हो गया था, फिर खुल गया था, फिर PUBG ban हो गई थी, फिर खुल गई थी. But when I see like yourself being so vocal, I do feel that there will come a time when there will be transformation. And inshallah, digital Pakistan will be a reality. Don't lose hope. I'm not Yeah? holding my I'd breath. like to thank you once again. Thank you so Thank you much. so much for having me. It was a wonderful session. Not at all, Noor. I'm so grateful to you. Thank you. Look after yourself and have faith. Bye bye. Bye bye.